सरकार भाजपा की सरकार रही और कांग्रेस के विधायक रहे, क्या ऐसे मुद्दे रह गए आपकी विधानसभा में जो टिकट ना कटेगी ना कुछ होगा, ये सब झूठ फ्रॉड अफवाह है। ऐसा माननीय जी का कोई इशारा नहीं है, ना ऐसा कोई सबूत कहा है कि कुछ समय लग सकता है गठबंधन के लिए, तो आपको क्या संकेत मिले? आचार संहिता भी लग चुकी है और चुनाव नजदीक है, तो क्या आप सबसे ज्यादा पटेलों की संख्या है राजनगर में? जी हाँ। क्षेत्र भ्रमण की बात की जाए तो आपने कितनी बार क्षेत्र भ्रमण किया है विधानसभा का? कितनी बार घूमे हो? क्या क्या जी हाँ। फिर भी आपके गांव में सड़क नहीं हो पाई? नहीं नहीं, तो जो जिला पंचायत सदस्य में जो काम आया था पूरा, वो अध्यक्ष जी ने अपने एरिया में आप पहले आम आदमी पार्टी में भी गए, उसके बाद सपा में आए, परिवर्तन क्यों? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल पटेल और आज बैठे हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बबलू पटेल जी बैठे हैं। आज उनसे हम जानकारी लेंगे कि विधानसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है बबलू पटेल को, कैसी इनकी तैयारियां चल रही हैं और क्या रूपरेखा है इनके चुनाव की। बबलू जी, आपसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप राजनीति में आए कैसे हैं? क्या रहा आपको कि आपको राजनीति में आना पड़ा? जी, मैंने लॉकडाउन के समय झुग्गी झोपड़ी तक जनता को हार जाना, जी, तो देखा मैंने कि जनता जो है बहुत त्रास्त है, और मैंने जनता की जो भी बनी समाज सेवी के रूप में मैं सेवा करता रहा जी, और जो झोपड़ी तक जाता रहा। तो मैंने देखा कि लोग भुखमरी से, महंगाई और ऐसे बहुत मुद्दा है, जैसे कि किसान पशुओं से परेशान है, गैया इतनी परेशान कर रही हैं कि किसान रात दिन सो नहीं पा रहा हो। जी, और जब किसान रात दिन सो ना पाए और उनकी खेती ढंग से ना होती तो उसके बाल बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे? आर्थिक स्थिति जो है दिन पे दिन घटती जा रही है। तो मेरा भाव बदल गया कि मैं जो है, जनता ने मुझसे, किसी ने परमिट के लिए बोला, किसी ने रोड के लिए बोला कि आप समाज सेवी हो तो ये भी काम कराओ। तो मैंने उनसे कहा कि भैया मैं नेता तो है नहीं हूँ अभी, और अभी कोई ऐसा चुनाव नहीं जीता कि मैं आपकी जो है अभी तो जो भी मदद कर रहा हूँ वो मैं अपनी ज़मीन बेच बेच की जो है कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम आपका साथ देंगे। जी, फिर मैंने जिला पंचायत का जो है अपने बालक को चुनाव लड़वाया, पंचायत का चुनाव भी बहू को लड़वाया। जनता ने भरपूर साथ दिया। पंचायत का चुनाव कुछ वोटों से 168 वोट से बहू हार गई, और जिला पंचायत का चुनाव अशोक पटेल जीता है बालक मेरा, 23,915 वोट मिले। और जनता ने भरपूर जो कहा था, जो मुझे आश्वासन दिया था। आप कह रहे हैं कि कितना विकास हुआ? विकास की बात की जाए तो लगातार राजनगर विधानसभा में कांग्रेस के विधायक रहे हैं। हालांकि भाजपा की सरकार रही है लेकिन कांग्रेस के विधायक रहे हैं, तो क्या इन भाजपा और कांग्रेस के दोनों सरकार, भाजपा की सरकार रही और कांग्रेस के विधायक रहे, क्या ऐसे मुद्दे रह गए आपकी विधानसभा में जो पूरे नहीं हो पाए, जो आप सोचते हैं कि ये पूरे होने चाहिए? जी हाँ, प्रथम तो है शिक्षा। जैसे शिक्षा, स्कूलों में सबसे ज़्यादा सरकार मध्याह्न भोजन पे नज़र रखे हुए है कि हम मध्याह्न भोजन बच्चों को खिला पिला रहे हैं। तो खिला तो रही, ये बात तो सत्य है कि खिला रहे हो, लेकिन ये भी कहीं नुकसान है कि कहीं ना कहीं सत्ता में लोगों का हाथ है, नेताओं का हाथ है मध्याह्न भोजन पे, और शिक्षा का पूरा रुख जो है मध्याह्न भोजन पे चला गया। जब नेताओं का हाथ होता है तो मास्टर से कोई कह नहीं पाता है कि शिक्षा तरह बच्चों का ध्यान दो, क्योंकि नेताओं की आड़ में मिलीभगत से ही शिक्षा का जो स्तर गिरा है वो नेताओं की आड़ में ही कमजोर हुआ है। चलिए अब आंकड़ों की बात कर लें राजनगर विधानसभा की। घासीराम पटेल चेहरा है जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बबलू पटेल हैं आप जो सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद पटेलिया हैं जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो नाती राजा का हो सकता है टिकट फाइनल लगभग तय है कांग्रेस से। जी, मुन्ना राजा जो हैं, यदि उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता, क्या समाजवादी पार्टी से आपका टिकट ऐसा चर्चा का विषय है कि वो लेने के मूड में हो जाएंगे? सिद्धार्थ, एक चर्चा का विषय आपके यहाँ पर बना हुआ है। मैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के
कहने की बात मानता हूँ। ये जो है सब झूठ फरोट बातें हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है, और विश्वास का मुझसे उन्होंने बोला है कि आपकी राजनगर विधानसभा की टिकट जो जो फाइनल हुई है, आप समाजवादी पार्टी से ही प्रत्याशी रहेंगी, आपकी टिकट ना कटेगी ना कुछ होगा। ये सब झूठ फरोट अफवाह है। ऐसा माननीय जी का कोई इशारा नहीं है, ना ऐसा कोई सबूत है कि उन्होंने बोला है कि टिकट कट जाएगी। ऐसा कोई सबूत नहीं है। अच्छा चलिए, और एक बात और सामने आ रही है कि गठबंधन की चर्चा बनी हुई है कि गठबंधन होना है। जिस दिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे अखिलेश यादव जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कुछ समय लग सकता है गठबंधन के लिए। तो आपको क्या संकेत मिले? आचार संहिता भी लग चुकी है और चुनाव नजदीक है, क्या आपको संकेत पार्टी ने दिए? जी हाँ, पार्टी ने निर्देश दिए कि आप जो है राजनगर विधानसभा 50 से प्रत्याशी आपकी रहेगी। यदि गठबंधन होता है तो यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी जो है नहीं लड़ेगा। ये ऐसा जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है। तो यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समझौता में कोई भी निर्णय लेते हैं तो हम लोग तो उनके सिपाही हैं। जैसा उनका निर्णय होगा माननीय जी का, उस निर्णय के अनुसार जो है हम लोग चलेंगे। यदि गठबंधन होता है, कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ पर से लड़ता है, तो बबलू पटेल जी बैक हो जाएंगे क्या? नहीं, जैसा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इशारा होगा, जो हमारे मुखिया का निर्णय होगा, उस निर्णय के अनुसार हम लोग चलेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी चर्चा का एक विषय बना हुआ है विधानसभा में, घासीराम पटेल यदि मुन्ना राजा को कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती है सिद्धार्थ को, तो मुन्ना राजा और घासीराम पटेल एक साथ होते हैं, तो फिर क्या आप वहाँ से टिकट चुनाव लड़ा रहे हैं और अरविंद पटेल भी चुनाव लड़ रहे हैं, माती राजा भी चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें क्या बहुजन समाज पार्टी आगे हो जाएगी? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो उन लोगों का निर्णय है कि क्या होना है। वो उनका विषय है कि उनको शामिल होना है बहुजन में, या उनका साथ देना है या नहीं देना है। ये मैं नहीं कुछ नहीं कह पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और हमारा जो है किसी से पर्सनल कोई बुराई नहीं है, किसी प्रत्याशी से हमारी कोई बुराई नहीं है। ये राजनीति है, अपनी अपनी जनता में चल रही है, सब लोग अपने अपने वादा कर रहे हैं। मैं भी जो है जनता में जा रहा हूँ, मैं भी अपनी विनती कर रहा हूँ। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जनता निर्णायक है इस बार की, कि क्या किसको मिलना है, कितना मतदान किसको जीतना है। ये तो जनता तय करेगी कि समाजवादी जीतना है, कि बहुजन जीतना है, कि बीएसपी जीतना है, कि बीजेपी जीतना है, कि कांग्रेस। ये तो जनता के हाथ की बात है। बबलू पटेल जी, बाहुबली क्षेत्र है, सबसे ज्यादा पटेलों की संख्या है राजनगर में। जी हाँ। और ऐसे में यदि 2018 के चुनाव की बात की जाए तो जो प्रत्याशी थे बीएसपी के, उनको 28,000 कुछ वोट मिले थे संभवतः। जी हाँ। अब उसके बाद अब बहुजन समाज पार्टी से जो एक बड़ा चेहरा राजनगर विधानसभा का है घासीराम पटेल जी, वे भी चुनाव लड़ रहे थे। तो यहाँ पर कुछ जब हमारी टीम ने सर्वे किया आपकी राजनगर विधानसभा का, तो टीम का कहना ये था कि बाहरी प्रत्याशी यानी भाजपा के लिए हम ही नहीं भर रहे। तो पटेल समाज का जो वोट बैलेंस है यहाँ का विधानसभा का, तो आपको कितना मिलेगा? लगभग सपा पर कितना जाएगा, बहुजन समाज पार्टी पे कितना जाएगा पटेल वोटों की बात? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं तो एक समाज से राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सब समाजों को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ, और सब समाजों का मुझे आशीर्वाद है। और अब आई रही बात पटेलों की, तो जिस समाज में जो प्रत्याशी जन्मा होता है, उस समाज का ज़्यादा निर्णायक होता है, ज़्यादा बहुमत होता है कि ज़्यादा लोग जो है मतदान जिस समाज का जन्मा हुआ प्रत्याशी है उस समाज को कुछ ज़्यादा हो जाता है, कुछ ज़्यादा। ये ऐसा नहीं है। जैसे घासीराम पटेल जी को ही मतदान होगा, वो समाज के हैं, सीनियर हैं, और मैं भी समाज का हूँ, तो मुझे भी जनता का आशीर्वाद है कि मुझे भी मतदान हुआ। लेकिन मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है कि एक समाज से लेकर मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ना मैं एक समाज का के लेकर पहले से भी चुनाव लड़ा हूँ। तो जिस गांव में पटेल समाज की वोट नहीं है और जिला पंचायत के चुनाव में मुझे वो सबसे ज़्यादा वोट मिले, मतलब जो समाज के गांव थे उस समाज के गांव से ज़्यादा अन्य समाज के लोगों ने वोट दिए। तो मुझे तो सभी समाजों में बहुत अटूट विश्वास है, और उसी अटूट विश्वास को लेकर मैं क्षेत्र भ्रमण की बात की जाए तो आपने कितनी बार क्षेत्र भ्रमण किया है विधानसभा का, कितनी बार घूमे हो, क्या लोगों से क्या कहा है, क्या क्या चीज़ें वादे कर रहे हो आप? जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी 1 महीने पहले 51 बस की राजनगर विधानसभा 50 में पैदल यात्रा भ्रमण किया है मैंने, जहाँ रात्रि हो जाती थी, वहीं सुंदरकांड का आयोजन, सत्संग, सभी लोगों से मुलाकात, और वहीं रात्रि विश्राम करता रहा मैं गांव-गांव जाके, और सोता भी रहा
और सभी लोगों से मिलता भी रहा जो कि झोपड़ी तक पहुंचा। और मैंने देखा है कि लोगों में जो है बहुत ज़्यादा त्रास थे लोग। जैसे कि मकानों को लेकर कहा जाए तो ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ है, और कह रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, तो मिली तो है, ये बात मानते हैं। जिसके पास पैसा थे लांच देने को उनको मिली है, उनको मकान का लाभ मिला है। और यदि गरीब लोगों के पास पैसा ही होता तो वो गरीब कहाँ थे, वो तो बड़े आदमी की श्रेणी में पहुंच जाते। जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाएं चलाई और घोषणा पे घोषणा की है, कुछ लाडली बहना योजना भी चलाई हुई है, तो क्या कहाँ तक ये घोषणाएं? देखो मध्य प्रदेश में लाभ मिला है लोगों को, देखो मध्य भाजपा को लाभ मिलेगा इसका? मध्य प्रदेश में मामा जी की सरकार रही और मामा जी घोषणा वीर जो है सबसे आगे माने जाते हैं। पूरे भारत में मामा का सबसे अगारे नाम चलता है घोषणा वीर में, क्योंकि घोषणा करने में सबसे आगे है। आप देखिए अभी मेरे गांव आप आए हैं, देखिए आप रोड कहाँ डला हुआ है, नहीं तो कितना खराब रोड है। और अभी कई गाँव में जाके देखिए आप, तो बच्चों को स्कूल जाने में इतनी परेशानी होती है बरसात के महीने में। मैंने गाँव में जाके देखा है। जिला पंचायत सदस्य हो यहाँ? जी हाँ। फिर भी आपके गांव में सड़क नहीं हो पाई? नहीं, तो जो जिला पंचायत सदस्य में जो काम आया था पूरा, वो अध्यक्ष जी ने अपने एरिया में करा लिया पूरा, क्योंकि प्रशासन की मनमानी चलती है। ये 5 करोड़ कचू का काम आया था। अच्छा। तो टोटल काम जो है माननीय अध्यक्ष जी के एरिया में हो गया। अच्छा। जिला पंचायत सदस्यों में थोड़ी किसी को काम मिला, इसलिए नहीं मिला कि हम लोग सत्ता के विरोध में थे। जो भाजपा के सपोर्टर में थे उन लोगों को काम मिला, हम लोग सत्ता के विरोध में थे, सत्ता को हम लोगों ने वोट नहीं दिया, हमारा जो अध्यक्ष था वो हार गया, हम लोग उपाध्यक्ष के। अच्छा बबलू जी, ओबीसी महासभा बड़ी राजनगर में बड़ी आक्रामक दिखाई दी 5 साल के इस बीच में। ओबीसी जो महासभा थी कई आंदोलन बीच में करती रही और ओबीसी के ही कुछ लोग भाजपा में चले गए। अब ओबीसी कहाँ गई वो? अगर लोग भाजपा में चले जाते हैं तो ओबीसी महासभा ये संगठन है, ये संगठन 1-2 लोगों को जाने से ना टूटेगा। चुनाव जैसे आए नजदीक, ओबीसी महासभा थी वो खत्म हो गई एकदम से, का दिख नहीं रही, और बीच में एकदम ओबीसी महासभा बड़े आंदोलन हुए, आंदोलन पे आंदोलन किए ओबीसी महासभा ने। उसके बाद एक ओबीसी के नेता थे संगठन के, वो भाजपा में चले गए। वो उनका निर्णय है। अगर एक लोग चले भी जाते हैं तो कुछ संगठन का कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चला गया तो 10 जुड़ गए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओबीसी महासभा रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। ओबीसी महासभा क्या सभा में आपके साथ जुड़ेगी क्या? ओबीसी का कुछ आपको मिलेगा? ये ऐसा कोई निर्णय नहीं है। ओबीसी महासभा, क्या आपने ओबीसी के संगठन से बातचीत की हो कि ऐसी? नहीं, मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम सब जो है सभी पार्टियों को लेके ओबीसी महासभा बनी है। ऐसा नहीं है कि ओबीसी महासभा में किसी एक पार्टी के लोग हैं, उसमें बीएसपी के लोग हैं, उसमें समाजवादी के लोग हैं, उसमें भाजपा के लोग हैं, उसमें कांग्रेस के लोग हैं, उसमें सपा के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग हैं। तो सभी पार्टियों को लेकर जो है मिलके जो है ओबीसी महासभा का एक संगठन बना है। और ऐसा कोई संगठन का इशारा नहीं है कि एक पार्टी को किसी को सपोर्ट करे। तो ये संगठन है, ये संगठन जिसको देख लेगी कि जैसे कौन सा प्रत्याशी अच्छा है उसको बाद में रहने लगी। तो आप एक किसान पुत्र हो और एक धरती से जुड़े हुए तो आप किसान हो, वो ऐसा सुनने में आया है कि आपने तो जमीन बेच दी जनता की सेवा करने के लिए, एक चर्चा का विषय है। जी हाँ, किसानों के लिए क्या होना चाहिए? हाँ, किसानों की मेरी मांग है कि किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिले, उचित रेट पे। जैसे किसान, हर व्यक्ति अपने अपने कामों का रेट तय कर लेता है, ठीक है, लेकिन किसान अपनी जो उपज होती है किसान की, उसका तो रेट कोई और दूसरा तय करता है। किसान को ये अधिकार नहीं है कि अपनी फसल का रेट जो है स्वयं तय कर ले, क्योंकि किसान जो है महंगाई से इतने ज़्यादा त्रास्त है कि उसके पास इतनी कमियां हैं कि उसकी मजबूरी है, यदि वो अपनी फसल पैदा करे, वो अपने घर में रख ले, तो उसके खर्चा ऐसे लगे हुए हैं कि उसको मजबूरन बेचना पड़ती है। यदि सब लोग किसान चाह ले कि हमको फसल अपनी नहीं बेचना है, तो ये तय है कि सरकार को अपने किसान के रेट जो है किसान ही तय करेगा। लेकिन किसान की मजबूरी ये है कि किसान को रुकाने की क्षमता ही नहीं है माल की अपनी, इसलिए कि क्योंकि गरीबी है, और गरीबी जो है कहीं ना कहीं प्रशासन ने नुकसान पहुंचाया। जैसे कि डीएपी की खाद में लाइन में लगे कई किसान मारे गए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि डीएपी की बात कही जाए तो डीएपी यूरिया
की जब बात आती है तो किसान के लिए तो बड़ी दिक्कत समस्या खड़ी हो जाती है। अभी अभी टमाटर का भाव जब तेज हुआ तो प्रशासन और मीडिया ने जाने कितना खबर उठा दिया कि टमाटर महंगा, लेकिन किसान की तो कोई खबर उठाने वाला नहीं कि गेहूं 20 रुपए किलो जब भी था, जब मोदी जी ने कहा था कि किसान की आय हम दुगनी करेंगे, तो किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई। किसान की जो लगती है उपकरण जैसे कि डीएपी हो गया और डीजल हो गए और सड़क हो गए, पाइप हो गए, पंप हो गए, तो ये भी जितने भी उपकरण हैं, जैसे लाइट हो गई, तो जिस सब किसान की मेन सुविधा है, जैसे हमको जनता अगर बनाएगी तो हम विशेष ध्यान लाइट पे, लाइट की व्यवस्था अच्छे से करवाएंगे और किसान की गैयन की, जैसे गौशाला में ऐसी प्रशासन से मांग रखेंगे सदन में कि जो है गौवन के लिए जब गौशाला बनी है तो इनके लिए 10-10 कर्मचारी चिन्हित हो जाए, सरकार नियुक्ति कर दे। जब हर कछु को नियुक्ति कर सकती है, शौचालय के लिए सरकार नियुक्ति कर सकती है, बड़े बड़े ऑफिस बने, मीटिंग हॉल बने, अरबों खरबों की लागत की जब प्रशासन उनके लिए सारी व्यवस्था कर सकती है, क्या किसान की गौवन के लिए कर्मचारी चिन्हित नहीं कर सकती है कि जी गैया पूरी गौशाला में रखी जाए, या नहीं तो पूरी गाय जो है वन विभाग की, जैसे वन विभाग जंगली सुअर तक को रखा सकते हैं, तो क्या गांव को किसानों की सुरक्षा के लिए ये गैया जो है वन विभाग गौशाला बनाई गई है, पंचायतों में कई गौशालाएं बनाई है, मोदी सरकार ने बनाई है, तो क्या आपकी पंचायतों में गौशाला नहीं बनी है? नहीं, हमारी पंचायत में गौशाला नहीं बनी। अच्छा, नहीं बनी हमारी पंचायत में गौशाला, लेकिन कई पंचायतों में बनी हुई है तो खंडर पड़ी हुई है सब। अच्छा, सब कागजों में बन गई और कोई भी गौशाला उपयोग में तो है नहीं है। अच्छा बबलू जी, ये बेरोजगारी आपके क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसके लिए आपने क्या सोचा है कि आप यहाँ से यदि एमएलए बनते हैं और हाँ। जनता का यदि आपको आशीर्वाद मिलता है, हाँ, आशीर्वाद तो मिलेगा। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, और बेरोजगारी के लिए आपने क्या सोचा है? यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरी जगह कुछ जाने के लिए मजबूर है, क्या सोचा है आपने बेरोजगारी के लिए? जी हाँ, जैसे कि अगर जनता मुझे सेवक बनाती है, एमएलए बनाती है, तो मैं छोटे छोटे लघु उद्योग खुलवाऊंगा, और लघु उद्योग जब खुल जाएंगे तो लोगों को पलायन बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं रोजगार मिल जाएगा। रोजगार यहीं मिल जाएगा तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई का विशेष जो है, जब अगर से रहने लगेंगे तो बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा का विशेष ध्यान करने लगेंगे। जब यहीं उनका पालन पोषण होने लगेगा तो बच्चों की पढ़ाई की भी विशेष देखरेख अच्छी होगी। तो यही मैंने सोचा है कि अगर जनता मुझे बनाती है तो मैं निश्चित जो है लघु उद्योग खुलवाऊंगा और लोगों को बाहर पलायन के लिए न जाना पड़े, ताकि यही रोजगार जब मिल जाएगा तो लोग यहीं रहने लगेंगे, रोजगार रहने लगेंगे, तो उनको जब पालन पोषण यहीं होने लगेगा, गुजारा जब यहाँ होगा तो यहीं बच्चे पढ़ने लगेंगे, और जब बच्चे पढ़ेंगे, जब शिक्षा अच्छी होगी तभी जो है इस गरीबी से बाहर जब ही होगा लोग, जब शिक्षा ग्रहण करेंगे। क्योंकि बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जो है देश ये विकास पे जाएगा, नहीं तो ना नेता जो है गरीबी हटा सकते हैं ना कोई हटा सकता है। हाँ, गरीबी को दूर करने वाली थी शिक्षा ही ऐसी चीज है कि जब शिक्षा पे सुधार हो जाएगा तो निश्चित गरीबी पे लगाम लग जाएगी। अच्छा, चलिए बबलू जी, जैसे अभी चुनाव आते हैं तो जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, चुनाव और आते हैं तो अपने अपने स्टार प्रचारक हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं दिग्गज, वो विधानसभा में घूमने आते हैं और जनता से भाषण करते हैं, उनसे वादा करते हैं। तो आपकी पार्टी है जो है समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी जो राजनगर विधानसभा में संबोधित करेंगे जनता को और बताएंगे। जी हाँ, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इशारा है कि आप जिन लोगों को उचित समझोगे, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अनिल प्रधान जी और कुल नेता ऐसे हैं जिनको हम यहाँ बुलाएंगे स्टार प्रचारक के रूप में, और वो जनता को संबोधित करेंगे। सभी समाजों को के नेता हैं समाजवादी पार्टी में और उनको आमंत्रित करेंगे और वो यहाँ चुनाव प्रचार में आएंगे। यदि आपकी पार्टी का गठबंधन नहीं होता है जी, तो मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है संभावित? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, ये मैं नहीं कह सकता कुछ नहीं कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी या कितनी जीतेगी। ये मेरा कोई निर्णय ऐसा नहीं है कि ना तो मेरे हाथ में जिताना है ना मेरे हाथ में टिकट है। ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाना है कि कितनी सीटों पर लड़ाना है या नहीं लड़ाना है, वो उनका निर्णय है। चलिए, ये थे हमारे साथ बबलू पटेल जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और राजनगर विधानसभा का एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा नहीं, यहाँ पर तीसरी पार्टी भी अपना पूरी दम दिखा रही है राजनगर विधानसभा में। लेकिन आज ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि क्या होना है आगे चल के। और देखते रहिए हमारे साथ, मैं आप कैमरामैन के साथ मैं